नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम तहलका एक्सक्लूसिव का, जिसमें हम बात करेंगे खबरों का विस्तार से। आज के मेन्यू की 3 बड़ी खबरों पर हम सबसे पहले नजर डालेंगे और जानेंगे कि किन खबरों के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। आज सबसे पहले बात होगी हरिद्वार को लेकर के, उत्तराखंड को लेकर के। हरिद्वार में एक जमीन घोटाला होता है जिसमें अधिकारियों के ऊपर गाज गिरती है। इस पूरी खबर का विश्लेषण आपको बताएंगे, किस तरीके से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया और उस पर कैसे एक बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई। दूसरी खबर में बात होगी योगी कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। अग्निवीरों के लिए क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोई तोहफा देने वाली है या क्या कुछ और कैबिनेट के द्वारा फैसले लिए गए हैं। और आज की तीसरी खबर में बात होगी, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल है, इसीलिए आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल की केस स्टडी आज करेंगे। किस तरीके से आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल चलता है और कैसे आईपीएल ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट को बदल करके रख दिया। भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट कैसे स्थापित हो गया, इस खबर पर भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो ये आज की 3 खबरें रहेंगी, लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इन दिनों विजिलेंस की कार्रवाई काफी जोरों से चल रही है। कुछ दिन पहले विजिलेंस की जो एसपी थी, उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। हालांकि उन्होंने बाद में क्लियर किया कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब इसी बीच हरिद्वार से कुछ समय पहले एक जमीन घोटाले को लेकर के खबर आती थी, जिसमें नगर निगम के द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गाज गिरी है। अब विजिलेंस इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी कि इस जमीन घोटाले की जांच करेगी। यह मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम पर खरीदा था, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई रेट पर इस जमीन को खरीद लिया गया था। न भूमि की कोई तत्कालीन आवश्यकता थी और न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार किया गया और दरकिनार करके इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। 15 करोड़ की जमीन 54 करोड़ रुपए में खरीदी गई और उसकी जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजयवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिस्ट, कानून गो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विकी को भी इस पूरे मामले में, इस जमीन घोटाले के मामले में निलंबित किया गया। अब उत्तराखंड में लगभग ऐसा बहुत कम होता है कि सत्ता में बैठी सरकार अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार करे। यह भी हमें इस मामले में देखने को मिल रहा है। हरिद्वार जमीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये लिए गए जो निर्णय हैं, ये सिर्फ घोटाले के पर्देफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव के संकेत के रूप में भी कई लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं। पहले चरण में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को भी सस्पेंड किया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया था और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। हरिद्वार में जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ घोटाले को लेकर के, इसके बाद ये जो कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा, इसको लेकर के सरकार का ये कहना है और सत्ताधारी पार्टी का ये कहना है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी की सरकार जब से उत्तराखंड में बनी है तब से की जाती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल ये भी उठाता है कि आप छोटी मछलियों के ऊपर तो कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन बड़ी मछलियों को कोई हाथ नहीं लगाता। अब हरिद्वार के इस जमीन घोटाले के मामले में क्या यह भी संभव हो सकता है कि इन अधिकारियों के अलावा इसमें कोई पॉलिटिकली हस्तक्षेप भी रहा हो या फिर कोई पॉलिटिकली फिगर भी शामिल रहा हो? क्योंकि इस देश में जितने भी घोटाले भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, बिना राजनेता के कोई भी घोटाले और भ्रष्टाचार हमने देखे नहीं है। ऐसे में अब इस मामले में अगर विजिलेंस आगे जांच करेगी तो क्या क्या तथ्य, क्या क्या बातें निकल करके सामने आएंगी, यह देखना भी बहुत जरूरी होगा। अगली खबर की तरफ अब बढ़ेंगे और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अब राजकोषीय बचत से कराया जा सकेगा, यह फैसला लिया गया। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। अब मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना जिसमें इनका निर्माण हो सकता है, इनके माध्यम से इन भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा।
रखरखाव की व्यवस्था पर भी प्रावधान किया गया। राशन कार्डों को खाद्यान्न उपलब्धता के लिए मॉडल दर उचित कर दुकानों और अन्नपूर्णा भवनों को निर्माण कराया जा रहा है, इस पर भी बात सामने आई है। इन भवनों के निर्माण में गति लाने के लिए राजकोषीय बचत से भी अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का निर्णय लिया गया। जहां इन योजनाओं के माध्यम से धनराशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग की बचत से धन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से हर जिले में 75 से 100 अन्नपूर्ण भवनों का निर्माण प्रतिवर्ष कराया जा सकेगा। इसके अलावा इन भवनों के रखरखाव की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में, जी हां, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि योगी सरकार क्या अग्निवीरों के लिए एक तोहफा लेकर के आएगी, तो यह फैसला लिया गया कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में इस आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए 20% पदों को आरक्षित करते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही अग्निवीरों के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। मेगा श्रेणी की 5 इकाइयों को प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 5 इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके तहत पहली किस्त 8.68 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में जो आरक्षण की बात कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अग्निवीर जो युवक बनते हैं या फिर जो अग्निवीर के बाद रिटायर होकर के वापस आ जाएंगे, उनके लिए एक राहत की बात भी हो सकती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट बैठक का सार। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ। अब तीसरी खबर में हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये बहु अरब डॉलरों का एक बिजनेस मॉडल भी है, जिसने भारतीय क्रिकेट के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका राजस्व मॉडल यानी कि इसका रेवेन्यू मॉडल कई स्रोतों पर आधारित है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रसारण अधिकार, जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आईपीएल का राजस्व मॉडल यानी कि रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूं। आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, यानी कि इस रेवेन्यू मॉडल के 4 पिलर हैं। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ये पहला और महत्वपूर्ण पिलर आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल का है, जो इसको दुनिया की पैसों के मामले में बहुत बड़ी लीग बना देता है। यह आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन विभिन्न मीडिया कंपनियों को बेचता है, जिनमें टीवी प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार शामिल हैं। 2023 से लेकर के 2027 तक यानी कि 5 साल के चक्र के लिए स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने संयुक्त रूप से इन अधिकारों को खरीदा है और 5 साल के लिए इनकी कीमत है 48,390 करोड़ रुपए। 5 साल के लिए आईपीएल के मैचेस को दिखाने के लिए टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन कंपनियों के द्वारा 48,390 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और ये 48,390 करोड़ रुपए का सीधा बीसीसीआई को फायदा होता है, जिसका मतलब है प्रतिवर्ष यानी कि लगभग हर साल 12,097 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 50%, यानी कि आप ये समझिए जो 12,000 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि है, इसका 50% सीधे सीधे बीसीसीआई के पास चला जाता है और बाकी 50% टीमों के बीच में बांट दिया जाता है। यानी कि 12,000 करोड़ अगर एक साल के मिल रहे हैं तो उसमें 6,000 करोड़ सीधे सीधे बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा और इसीलिए इस आईपीएल के पूरे रेवेन्यू मॉडल में सबसे ज्यादा मुनाफे में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया रहता है और इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इस समय पूरी दुनिया 50% यानी कि 6,000 करोड़ सालाना जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का बच रहा है वो आईपीएल की 10 टीमों के बीच में बांट दिया जाता है। यहां यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम किस स्टेज तक पहुंचती है, कौन सी टीम फाइनल तक पहुंचती है, कौन सी टीम सबसे लास्ट नंबर पर रहती है। इनके बीच में जो रेवेन्यू शेयर किया जाता है वो लगभग एक जैसा रहता है। हां, अगर टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, फाइनल तक पहुंच रही है, प्लेऑफ तक पहुंच रही है, बहुत बार टाइटल जीत चुकी है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू इससे जरूर बढ़ती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईपीएल में कोई टीम आखिरी पायदान पर रह गई और उसका नुकसान हो गया, उसे कुछ नहीं मिला, तो यह बिल्कुल ही एक गलत सोच है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो पिलर है वो स्पॉन्सरशिप डील्स का होता है।
आईपीएल और उनकी टीमों के लिए प्रायोजन यानी कि स्पॉन्सर एक महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत हैं। विभिन्न ब्रांडिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जो कि टीम जर्सी, हेलमेट, मैदान पर विज्ञापन और अन्य प्रचार गतिविधियों पर दिखाई देते हैं। अब ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सर, जैसे आईपीएल के हर साल आईपीएल के नाम से पहले किसी न किसी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल इस समय हम आईपीएल को टाटा आईपीएल कह के पुकारते हैं, कभी इसे वीवो आईपीएल कह के पुकारा जाता था, कभी पेप्सी आईपीएल, शुरुआती दौर में डीएलएफ आईपीएल। यह भी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि इस बार टाटा ग्रुप के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट है। टाटा ग्रुप ने इनको खरीदा है। टाटा ग्रुप ने 2028 तक आईपीएल के टाइटल राइट्स को 500 करोड़ रुपए प्रति सीजन में बरकरार रखा है। यानी कि सिर्फ आईपीएल के आगे अपना नाम लगाने के लिए, टाटा आईपीएल उसको करने के लिए टाटा कंपनी हर साल हर सीजन 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। 2 महीने का आईपीएल और 500 करोड़ टाइटल स्पॉन्सरशिप के मिलते हैं। तीसरा जो पिलर है वो टिकट बिक्री है, टिकट सेल्स और गेट रेवेन्यू, जिसे हम मैच गेट फीस भी कहते हैं। मैचों के दौरान स्टेडियम में बेचे गए टिकटों से भी बड़ी कमाई होती है। यह राजस्व फ्रेंचाइजी और सरकार दोनों को लाभ पहुंचाता है। स्टेडियम की क्षमता और सीटों की लोकेशन के आधार पर टिकटों की कीमत अलग अलग होती है। मर्चेंडाइज बिक्री इसका चौथा पिलर है। टीमों की जर्सी, कैप, स्टिकर्स और अन्य क्रिकेट मर्चेंडाइज की बिक्री भी फ्रेंचाइजी को अतिरिक्त आय यानी कि एक्स्ट्रा इनकम देती है। इन प्रमुख स्रोतों के अलावा जो प्राइज मनी होती है और फ्रेंचाइजी की हिस्सेदारी बेचने से भी कई टीमें इसकी कमाई करती हैं। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को कैसे बदला, अब इसको भी समझिए। न सिर्फ पैसे के लिहाज से बल्कि टैलेंट के हिसाब से भी भारतीय क्रिकेट बहुत बदला है। आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को कई तरीकों से क्रांतिकारी बना दिया है। युवा प्रतिभाओं के लिए मंच मिल रहा है। आईपीएल ने देश के कोने कोने से युवा और अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मंच भी प्रदान किया है। कई खिलाड़ी जो पहले घरेलू क्रिकेट तक सीमित रहते थे, जिन्हें जानता कोई नहीं था, उन्हें आईपीएल के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर और तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल से अपनी पहचान बनाई। वित्तीय सुरक्षा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। किसी भी काम को करने से पहले हर कोई युवा अपना फ्यूचर देखना चाहता है। अगर कोई क्रिकेट में फ्यूचर देखता है तो पहले उसे वित्तीय सुरक्षा के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब इस फील्ड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यदि कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो वही सोचता है अगर आईपीएल तक पहुंच जाए तो एक तरीके से उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, क्योंकि पैसा बहुत मिलता है। आईपीएल ने खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए जबरदस्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। नीलामी के समय करोड़ों रुपए कमाने वाले खिलाड़ी अब पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें भविष्य की चिंता भी अब नहीं होती है। एक तरीके से वो भविष्य के प्रति सेफ हो चुके हैं अगर वो आईपीएल खेलते हैं, क्योंकि यहां नीलामी में 24-24 करोड़, 27-27 करोड़ रुपए में खिलाड़ी बिकते हैं। हालिया एग्जाम्पल ऋषभ पंत का है, 27 करोड़ रुपए उनकी बोली लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों और कोचों के साथ खेलने और सीखने का मौका मिलता है, जिससे उनके कौशल और अनुभव में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर उन्हें घर बैठे बैठे मिल जाता है। घरेलू क्रिकेट का विकास होता है। आईपीएल से होने वाला राजस्व बीसीसीआई को जो होता है, उससे उस बीसीसीआई उसको घरेलू क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में निवेश करने में मदद करता है, जिससे देश भर में क्रिकेट का स्तर सुधरता जाता है। अब बिजनेस मॉडल का भी इसमें विकास है। आईपीएल ने क्रिकेट को एक सफल बिजनेस उद्यम के रूप में स्थापित किया है, जिससे अन्य खेल लीगों के लिए भी एक मॉडल तैयार हुआ है। जो बाकी की जो खेल लीग है, अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आईपीएल की तर्ज पर कबड्डी का भी लीग शुरू हुआ, प्रो कबड्डी लीग। इसी तरीके से फुटबॉल को लेकर और बाकी खेलों को लेकर के भी लीग शुरू हो रही है। फैन बेस का विस्तार, आईपीएल ने क्रिकेट के प्रशंसक आधार को एक व्यापक बना दिया है, विशेष रूप से युवाओं और गैर परंपरागत क्रिकेट दर्शकों के बीच में। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का महत्व क्या होता है, अब आपको मैं वो बताता हूं। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मूल्य लगातार बढ़ रहा है, जो कि इसकी जबरदस्त लोकप्रियता और आर्थिक ताकत को दर्शाता है। 2023 से 2027 के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 48,300 करोड़ 390 करोड़ रुपए की डील ने इसके प्रति मैच राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे महंगी खेल लीगों में से एक बना दिया है। यहां तक कि इसने एनबीए और बुंडेसलीगा जैसी लीगों को भी पीछे छोड़ दिया है। 2023 से 2027 के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का वितरण कैसा कैसा हुआ, उसका क्या पैकेज था, वो मैं आपको बताता हूं। इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में पैकेज ए शामिल है, जिसमें भारत में टीवी राइट्स की जो कीमत थी वो 23,570 करोड़ रुपए थी, जिसको स्टार इंडिया ने खरीदा। पैकेज बी में भारत में डिजिटल राइट्स की व्यवस्था थी, जिसको 20,500 करोड़ रुपए में वाईकॉम 18, जिसे आप जियो सिनेमा के नाम से जानते हैं और उस पर स्ट्रीमिंग देखते हैं आईपीएल के लाइव मैचेस की, वो उसने खरीदी।
पैकेज सी में भारत में विशेष यानी कि स्पेशल जो लास्ट के 18 मैच है उनकी नीलामी हुई। इनको भी वाईकॉम 18 नेटवर्क ने 3,258 करोड़ में खरीदा। और पैकेज डी होता है विदेशों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेकर के। ये विदेशों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैकेज 1,057 करोड़ रुपए में बिका। वाईकॉम 18 और टाइम्स इंटरनेट ने इन राइट्स को खरीदा। ये विभाजन ये दर्शाता है, ये जो अलग अलग पैकेजेस में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की नीलामी हुई, ये दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैचों की बढ़ती मांग के कारण डिजिटल राइट्स का मूल्य टीवी राइट्स के करीब पहुंच चुका है। अब यहां खेल टीवी और डिजिटल का नहीं रहा है, बल्कि डिजिटल टीवी के करीब पहुंच चुका है। यह दिखाता है कि डिजिटल के इस दौर में डिजिटल माध्यम पर लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली भारी कमाई ने आईपीएल को एक वित्तीय पावर हाउस बना दिया है, जिससे न केवल बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को लाभ होता है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और क्रिकेट के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2023-24 में आईपीएल फ्रेंचाइजी का कुल राजस्व 6,797 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो इसकी अपार सफलता का प्रमाण है। दिखाता है कि आईपीएल कितना सफल हो रहा है। तो ये आईपीएल का पूरा रेवेन्यू मॉडल था जो आपने समझा, और ये बताता है कि आईपीएल दुनिया की कितनी पॉपुलर लीग बन रही है। और न सिर्फ इससे पैसे का खेल हो रहा है, बल्कि इसका इंपैक्ट कितना पड़ रहा है नए खिलाड़ियों पर, उनके भविष्य पर, उनके फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी उन्हें मिल रही है उस पर, भारत का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, घरेलू लीग्स जो डेवलप हो रही हैं, और जो तमाम रोजगार के साधन इससे जनरेट हो रहे हैं, उन सब पर इसका बहुत बड़ा असर है। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।